नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम डॉक्टर ज़ीशान कामिल से पूछ रहे थे कि आँखों के इर्द गिर्द जो झुर्रियाँ होती हैं, क्या उसका इलाज भी ऑक्यूप्लास्टी सर्जरी के ज़रिए मुमकिन है या नहीं? जी डॉक्टर साहब। जी जनाब, बिल्कुल। ऑक्यूप्लास्टी सर्जरी के ज़रिए आँखों के गिर्द जो झुर्रियाँ होती हैं, जो पलकों का गिर जाना होता है, जो ऊपर और नीचे माथे पे आपकी झुर्रियाँ होती हैं, इवन जो गर्दन तक में आपकी झुर्रियाँ होती हैं, इन सब का इलाज ऑक्यूप्लास्टी सर्जरी की जुरिस्डिक्शन में आता है। मतलब जैसे कहते हैं ना, ये झुकी झुकी निगाहें, ये शायरों के लिए अच्छा है, अच्छा, आमों के लोगों के लिए अच्छा नहीं है कि झुकी झुकी निगाहें मैंने सलाम कर लूँ, ये बात नहीं है। हमें आंखों को उठाना होता है, बेसिकली पलकों को उठाना होता है। अब जो उसके आगे झुर्रियाँ हैं, इन झुर्रियों के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि झुर्रियाँ एजिंग चेंजेस हैं या प्री एजिंग चेंज है। मतलब आंखों के ऊपर की जो स्किन है वो मोटी हो रही है, उसकी वजह से पलके गिर रही हैं, या एक्चुअल टोसिस है, या जो ऊपर जो हमारा जो है ना, इसी तरह लोगों का होता है आंखों को ऊपर नीचे करना, उसकी वजह से झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, वो झुर्रियाँ हैं। या कुछ लोग आमतौर पर गुस्से की वजह से झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो इन सब झुर्रियों के लिए सबसे पहले तो आजकल जो बहुत ज़्यादा फैशन हुआ है वो है बोटॉक्स के इंजेक्शन का। तो उससे भी इसका इलाज मुमकिन है, मगर वो टेम्परेरी इलाज होता है। बोटॉक्स की एक लाइफ होती है, 6 से 8 हफ्ते चलता है, फिर दोबारा इंजेक्शन लगाना पड़ता है, फिर 4 महीने चलता है। तो वो आपको इंजेक्शन की साइकिल चलती रहती है। अगर पेशेंट उस तरह चाहे सर्जरी करें तो वही पॉसिबिलिटी है। कुछ सर्जरी करवाना चाहते हैं तो हम उनको स्किन टेंशन लाइन, जैसे डॉक्टर ने बताया था आपको, उसके हिसाब से हम स्किन को एक तरह से इस्त्री करके ऊपर की तरफ ले जाके एक्सेस स्किन निकाल देते हैं, ताकि आपके चेहरे की जो अपीयरेंस है, जो एक्सप्रेशन है, वो बेहतर हो जाए। अब जिस तरह कभी आपने देखा हो कि जैसे एक बहुत कॉमन बीमारी है थायराइड, जो पाकिस्तान में आप देखें ना, जो नमक की कमी, आयोडीन की कमी, और फीमेल पेशेंट में थायराइड बहुत कॉमन बीमारी है। उन थायराइड की वजह से भी जो होती है आपकी आंखों का बाहर निकल आना, पलकों का ख़राब हो जाना, ये बहुत सारे मसाइल होते हैं। आंखों का आई बॉल थोड़ा बाहर आ जाता है, आई बॉल बाहर आ जाता है, प्रोप्टोसिस हम कहते हैं उसको। क्यों ऐसा क्यों होता है कि वो पीछे बरम आ जाता है? देखिए, थायराइड की वजह से कुछ एक तरह के केमिकल मीडिएटर होते हैं रिलीज, जो आँख के हड्डी में से हम कहते हैं ऑर्बिट, और आँख का जो खोला जिसे कहते हैं, उसमें मसल्स के दरमियान में कोई इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो होते हैं वो जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से आँख की मूवमेंट भी रुक जाती है और आँख का बॉल ही बाहर आ जाता है। तो पेशेंट लगता है जिस तरह खौफ वाला पेशेंट की आंखें बाहर निकली हुई हैं, पलकें खुली हुई हैं, पलकें गिरी हुई हैं, झुकी हुई हैं, तो अजीब होती है अपीयरेंस। तो थायराइड को भी कोई आम बीमारी में समझा जाए, थायराइड भी हमारे ही उसमें आता है, अगर सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है तो। हाँ, लेकिन क्योंकि थायराइड के तो वैसे तो अंदरूनी सिम्टम्स होते हैं, लेकिन ये जो साइन होता है वो चेहरे पर होता है, जो आई के उसमें आता है। देखिए, थायराइड ऐसी बीमारी जो पूरी जिस्म को कवर करती है, आपके सारे ऑर्गन इससे मुतासर होते हैं। तो बाज़ दफ़ा थायराइड के कुछ केसेस पिक ही हमारे पास होते हैं आई वालों के बता के कि जी आँख बाहर क्यों निकल रही, हम टेस्ट करेंगे, मसला निकलता, थायराइड निकलता है। ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, आँखों के जो है जो कैंसर होते हैं आसपास, वो कौन कौन से कैंसर हैं? आसपास तो बहुत सारे कैंसर्स होते हैं। आप ये समझ लीजिए कि इंसान जैसे जो कैंसर्स होते हैं, वो स्किन वाले कैंसर्स, वो 90% हमारे हेड एंड नेक में होते हैं, और उसका 90% हमारी आई लिड के आसपास है। ये समझिए इतनी बड़ी रेशो है। मतलब अगर आपकी आई लिड के आसपास छोटा सा दाना भी बन गया है, जिसे कहते हैं, लोग कहते हैं ये बचपन से था, ये तो कोई अजीब सी पिगमेंट है, कोई तिल है, उसको आम ना समझें जी। उसके लिए फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाएं, या बेहतर है कि आप जाएं ऑक्यूलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाएं, तो वो आपको बेहतर बताएगा कि दाना किस किस्म का है। उसको छोड़ना नहीं चाहिए कि आप उसको छोड़ देंगे ठीक हो जाएगा, झड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता, वो कैंसर में बदल सकता है। डॉक्टर साहब, इसी बात को आप जरा मजीद एलोबरेट करेंगी ताकि पता चले जी बिल्कुल। जैसे कि डॉक्टर शाह ने बताया कि हमारे जो आँख के इर्द गिर्द कैंसर्स, दे आर वेरी कॉमन इन द सेंस कि हमारे यहाँ तिल एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई ध्यान नहीं देता, कोई भी ध्यान नहीं देता। तिल है, नए निकल रहे हैं तिल, बचपन से हैं तिल, उनको कोई भी इतना ध्यान नहीं दे पाता, जबकि ये तिल बहुत डेंजरस चीज़ है। हमारे आँखों में, सर में और हमारी गर्दन तक अगर आपके कोई भी तिल मौजूद है, तो आपने डॉक्टर पे जाने से पहले आप उसमें ये देखें कि कोई तब्दीली तो नहीं आई है। तब्दीली इन द फॉर्म ऑफ कलर हो सकती है, तब्दीली इन द फॉर्म ऑफ साइज हो सकती है, तब्दीली इन द फॉर्म ऑफ शेप हो सकती है कि वो साइज में तो नहीं बढ़ रहा,
इरेगुलर तो नहीं हो रहा, कलर उसका चेंज तो नहीं हो रहा, बाल उस पे एकदम से ज्यादा तो नहीं आ गए, कोई बारीक शरियाने तो नहीं उसके ऊपर बनना शुरू हो गई। ये तो चीजें कैंसर की निशानदेही ये है। सब कैंसर में कन्वर्ट होने की निशानी है कि मतलब अब ये जो है बिनाइन मतलब कि कैंसर नहीं और मैलिग्नेंट यानी कि भी कैंसर की तरफ जा रहा है। तो ये सब चीजें अगर आपने घर में नोटिस कर रहे हैं तो एक आपके लिए एडवाइजेबल बेहतर ये है कि आप फौरन डॉक्टर के पास जाएं, और अगर ये चेंजेस नहीं भी मौजूद तो भी आप एज अ सेफ साइड डॉक्टर के पास जाके इस चीज़ की तस्दीक कर लीजिए कि ये वाकई में वो है या नहीं। क्योंकि हमारी आंखों में अगर कोई कैंसर मौजूद है तो बहुत दफ़ा वो दूसरे कैंसर की एक सेकेंडरी निशानी होता है कि कैंसर कहीं और होता है, नज़र हमारी आंख में आ रहा होता है। तो ये चीज़ की भी तस्दीक करने के लिए कि वो जिस्म में कहीं और कैंसर ना हो, वो हमारी आंख की तरफ फैला हुआ हो, या हमारी आंख का कोई कैंसर हो जो जिस्म में फैलने वाला हो, उसकी कंफर्मेशन के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाके इसकी तस्दीक करें। और उसके अलावा मतलब आंखों के अगर कोई ट्रॉमा लगा है, स्ट्रक्चर हो, बोन फ्रैक्चर हो गई है, तो वो भी आपके उसमें आता है? बिल्कुल, हमारा जैसे कि नाम ऑर्बिटल एंड ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जरी, तो जो ऑर्बिट का पार्ट है, ऑर्बिट हमारा बनता है, जो हमारा आंखों का पूरा होल है, ये 4 बोन से बनता है। इसमें किसी भी किस्म का ट्रॉमा, जैसे हमारे यहाँ आजकल क्रिकेट बहुत शौकीन है लोग, क्रिकेट में बॉल लग गई, बैट लग गया, बाइक, हेलमेट नहीं पहना हुआ, मुंह जाके सीधा पेवमेंट पे लगा आपका, तो इसकी वजह से आपकी जो ऑर्बिटल बोन्स हैं वो फ्रैक्चर होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। और जब ऑर्बिटल बोन्स आपकी फ्रैक्चर हो जाती हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो खतरा होता है वो हमारी आँख की नस को होता है। जो हमारी आई बॉल है वो हमारी कनेक्टेड है ब्रेन के साथ, ऑप्टिक नर्व के साथ। तो अगर आपके कोई फ्रैक्चर हो गया है, कोई ब्लीडिंग हो रही है, या हमारी आंख के जो पूरा होल है उसके अंदर की चर्बी उस फैट में जाके फंस गई है, या हमारे आंख का पट्टा उस फैट में जाके फंस गया है, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक डेंजरस कंसर्न होता है जिसमें हमें फौरी तौर पे सर्जरी करनी होती है। तो उसके लिए भी पेशेंट्स को जो है हमारे पास आना होता है। और डॉक्टर साहब आपसे पूछूंगा कि कैंथल रिसेक्शन क्या होता है? देखिए, कैंथल रिसेक्शन बेसिकली एक सर्जरी का नाम है। जैसे आप ये समझ लीजिए कि जैसे डॉक्टर ने बताया था अभी आपको, एंट्रोपियन या एक्ट्रोपियन जैसी बीमारी होती है जिसमें पलकों का अंदर चले जाना लिड समेत या पलकों का बाहर निकलना लिड समेत, उसकी जो कॉस्मेटिक सर्जरी की जाती है उसमें डिफरेंट प्रोसीजर होते हैं। उसमें एक प्रोसीजर है, जैसे हमारी, अब आप देखे होंगे कि जो अमूमन 60+ के लोग होते हैं उनकी जो स्किन लैक्सिटी की वजह से आंखों की पलकें अंदर मुड़ जाती हैं, तो उनको खारिश चुभन होती है, पल के अंदर होती हैं। तो उनकी पलकों की इनवर्ड टर्निंग को हम आउटवर्ड टर्निंग यानी नॉर्मल कंट्रोल में लाने के जो प्रोसीजर कहते हैं, उसमें एक का नाम ये है। और डिफरेंट इस तरह के होते हैं प्रोसीजर के मुख्तलिफ किस्म के नाम हैं। और ब्लेफरोप्लास्टी? देखिए, ब्लेफरोप्लास्टी बेसिकली एक प्योरली कॉस्मेटिक प्रोसीजर है जो हमारी आँख की जो ऊपर वाली स्किन है, मतलब जो ऊपर वाली पल्क है इसके, और जो भाव है, आईब्रो, इनके दरमियान की जो स्किन होती है ये लेक्स होने की वजह से बाहर की तरफ आ जाती है। तो आपको लगा कि आँख के ऊपर जो है स्किन फूली फूली है, पलकें नीचे आ रही हैं, तो इस बीमारी में जो आपका अंदर का फैट होता है वो थोड़ा बाहर तरफ आने लगता है, स्किन आपकी लूज हो जाती है। तो हम ब्लेफरोप्लास्टी में उस स्किन को कैलकुलेटेड अमाउंट में, अगर एक तरफ है या दोनों तरफ है, तो उसकी स्किन को मेजर करके हम निकालते हैं और उसको दोबारा से रीअलाइन करते हैं। उसमें कंसर्न ये होता है कि रात को सोते हुए आपकी आंखें प्रॉपर बंद हो रही हों और जब आप खोल रहे हो तो आपको एक्सपोजर ना हो रहा हो बहुत ज़्यादा। एक जो नॉर्मल आईलिड का कंटूर होता है, जो उसका साइज होता है, मर्द और औरतों में मुख्तलिफ होता है जी। उसी हिसाब से उसकी सर्जरी की जाती है, उसे हम कहते हैं ब्लेफरोप्लास्टी, मतलब एक्स्ट्रा स्किन को निकालने का नाम होता है। और आंखों के इर्द गिर्द जो फैट जम जाती है कोलेस्ट्रॉल की वजह से, तो वो ज़ेंथेलिज्मा जिसको कहते हैं, वो चीज़ ज़ेंथेलिज्मा जिसे कहते हैं, वो आंखों के अमूमन इर्द गिर्द तो नहीं होती। आंखों के जो ऊपर वाला हिस्सा है जो नाक की तरफ है, यहाँ आपको छोटे छोटे कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट जम जाते हैं जो अमूमन चमक रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं ज़ेंथेलिज्मा। उसको भी निकाला जाता है, वो एक अलग बीमारी है। और आंखों के अराउंड फैट का निकल आना, कहते हैं डॉक्टर मेरी आंखें फूली फूली हैं, सूजी सूजी हैं, ये क्यों होता है? अमूमन जो पीछे का फैट होता है जिस पे अल्लाह मियां ने हमारी आंख रखी हुई है ऑर्बिट के अंदर, एजिंग चेंज की वजह से जो आई की स्किन है उसके पीछे एक झिल्ली होती है, उसका और फैट का कांटेक्ट खराब हो जाता है, टूट जाता है, तो वो फैट बाहर की तरफ कोलैप्स करता है। यूजली एजिंग चेंज होती है, या वो लोग जो बहुत ज़्यादा सोने के आदी होते हैं उनकी तरफ आंख सूझ जाती है। तो उसमें भी बेसिकली हम जो है वहाँ एक छोटा सा माइक्रोस्पोर बना के वहाँ से फैट को हम सक करते हैं और इतना फैट छोड़ते हैं कि आपके चेहरे की अपीयरेंस नॉर्मल हो जाए। पूरा फैट भी निकाल सकते हैं कि ज़ाहिर है वो आँख की सेफ्टी के लिए अल्लाह ने रखा है, तो इतना फैट निकालते हैं ताकि आपकी आँख प्रॉपर नॉर्मल
जगह पे चली जाए। और ये वो सारा स्पेशलाइज्ड वर्क है जो आम आई स्पेशलिस्ट नहीं कर सकता, और बेहतर ये है कि नहीं करना भी नहीं चाहिए। चाहे चेहरे का मामला है, चेहरा होगा तो सही होगा, इंसानी अपीयरेंस होती है। अब आप दोनों से मेरा मुश्तरका सवाल है कि कोई और डिजीज़ जो मैं शायद भूल रहा हूँ आपकी ऑक्यूप्लास्टिक सर्जरी में आती हो, वो हमारे नाज़रीन को बता दीजिए। सबसे कॉमन तो वही है हमारे यहाँ जो मरीज आते हैं जिनकी आंखों पे दाने बने हुए होते हैं। अच्छा, ये बहुत कॉमन है हमारे यहाँ। इसका सबसे कॉमनेस्ट रीज़न हमारे यहाँ की धूल मिट्टी, आई मेकअप का इस्तेमाल, आंखों की सफाई ना करना, खुश्की का होना, जिसकी वजह से हमारी आईलिड्स के ऊपर जो हुदूद होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक होते हैं, वो सूज जाते हैं, अंदर से इन्फेक्टेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी पलकों पे दाने बन जाते हैं। ये हमारे यहाँ बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन है। इसी के साथ साथ दूसरी सबसे कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन है हमारे यहाँ आंखों में खुश्की, खारिश, पानी। ये भी हमारे एनवायरमेंट एलर्जी से रिलेटेड है। जो दाने हमारी आंख में बनते हैं उसका ट्रीटमेंट प्लेन एंड सिंपल कि आप अपनी आंखों की लिड हाइजीन मेंटेन रखें, ठीक है। गरम कंप्रेसेस करें, सफाई रखें, बेबी शैम्पू से अपनी पलकों का सफाया करें, और साथ में अगर घरेलू टोटका करना है तो जो अलसी के बीज आते हैं, ठीक है, उसका तेल आप पिएं। वो आपकी आंखों की जो सिक्रीशंस है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। अगर इफ इट इज नॉट बीइंग क्योर्ड बाय ऑल ऑफ दीज, देन फिर हम सर्जिकल इंटरवेंशन, जिसमें एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें हम दाने को चीरा लगा के साफ कर देते हैं। तो ये इसका एक सबसे कॉमन जो हमारे यहाँ प्रेजेंटेशन हमें देखी जाती है वो ये है। लेकिन एक बात ये है कि लेकिन उन दानों को आप ओवरलुक ना करें कि जी खुद ही ठीक हो जाएंगे। और हम कहते हैं ना घरेलू टोटका कि जी गुआनी है, 80% गुआनी ही होती है, लेकिन 20% कैंसर होता है जी। तो उसको घर में ट्रीट ना करें, या जी मरहम पट्टियां लगा के सिकाइयाँ कर करके आप करें। सिकाई हम भी करवाते हैं आपको, लेकिन बताते हैं किस तरह करनी है, डिजीज देख के कि वो नॉर्मल गुआनी ही है या कोई प्री कैंसरस लीजन है। तो वो डिफ्रेंसिएशन करना बहुत ज़रूरी है। कि मैं जिस आपको ना कि कैंसर का आँख के पलकों के अराउंड इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। तो मेरा जो आपकी ऑडियंस को, ये जो हमें सुन रहे हैं, उनको मशवरा यही है कि इन छोटी छोटी चीज़ों को ओवरलुक ना करें। आपकी आँख में दाना है, तिल है, एबनॉर्मल कलर की कोई भी चीज़ पलकों के आसपास निकल रही है, उसको ये रहने कि हो गया होगा, ठीक हो जाएगा, झड़ जाएगा, या घोड़े का बाल बांध लो, इस तरह की चीज़ें ना करें। तो उसको बेहतर ये है कि डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये मस्से भी जो होते हैं, ये मस्से भी जो होते हैं, ये मस्से मैंने कहा 80-90% नॉर्मल है, लेकिन अब 20% चांस तो ले रहे हैं ना, ठीक है, उसे कंफर्म कर लें कि क्या चीज़ है। तो ये मेरा है एडवाइस कि इसको ओवरलुक ना करें, ये कि खुद ठीक हो जाएगा ये वाली बात ना करें। और अगर आपके बच्चों की आंखें भेंगापन है तो उन बच्चों को फौरन जाके डॉक्टर को दिखाएं। भेंगेपन को बाज़ हमारे जो भाई लोग हैं वो कह देते हैं, या घर में मोहल्ले में कह देते हैं कि जी बड़ा होकर ठीक हो जाएगा। बड़ा होकर वो ठीक नहीं होता जी। अगर वो भेंगापन जो उसका है नज़र की खराबी की वजह से है, तो जो खराब हो गई वो हो गई, फिर वो ठीक नहीं होती। फिर बड़े होके जो है अब आती हैं लड़कियां, जी डॉक्टर साहब इनकी शादी नहीं हो रही, इनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं, आंखें टेढ़ी हैं, तो हम सर्जरी तो कर देंगे अगर वो टेम्पररी अलाइंड होती हैं। अगर बचपन में ही प्रॉपर टाइम पे उसकी सर्जरी कर दी जाती है तो वो फिर आंख देखती भी है और आंख सीधी भी रहती है। तो मतलब वो बच्चे जिनकी आंखें टेढ़ी हैं फिर खुद ठीक हो जाएगा, कौन दिखाए, डॉक्टर का ने काम ही ऑपरेशन बताना है, तो वो ऐसी बात नहीं होती। ऑपरेशन से हम भी कम करते हैं, जब नीड होगी तो करेंगे, नीड नहीं होगी तो नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों को ओवरलुक ना किया जाए, ना गिरी पलकों को के शायराना अंदाज में, ना टेढ़ी आंखों को, ही समझ लीजिए। शुक्रिया आप दोनों का। नाज़रीन, आज आपने हमारे माहिरीन से आँखों की पेचीदा अमराज, कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ पर और उनके तरीके इलाज पर एक तफसीली गुफ्तगू सुनी, जिसके बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जिन अमराज को आप लाइलाज समझ रहे थे, आज पाकिस्तान में उसका इलाज भी दरियाफ्त है। आपको बस एक अच्छे से ऑक्यूप्लास्टिक सर्जन का इंतखाब करना होगा और फिर इसका इलाज करवाना होगा। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। हम अपने दोनों मेहमानों डॉक्टर ज़ीशान कामिल, डॉक्टर किरत कुर्बान साहिबा का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो उनके आज हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हमारी दावत पर, और अपनी तमाम मसरूफियात के बावजूद आपने हमारे लिए टाइम दिया। अपने मेज़बान डॉक्टर मंसूर नूरानी को अब इजाज़त दीजिए। आइंदा हफ्ते किसी नए मौजू और किसी नए मर्ज़ के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।